ये ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। जो बोला था मैंने वही बना हुआ है। और रेशियो आप नोट डाउन कर लेना। रेशियो 1:4:6, 4:1। रेशियो अपना अपन जितना भी देख रहे हैं ना बेटा, वो सब रेशियो F2 जनरेशन का देखते हैं। ओके। तो बीच में आपको एक कंटिन्यूअस वेरिएशन दिख रहा है, टॉप लोअर, एंड बीच में क्या है बेटा? कंटिन्यूअस वेरिएशन, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। वन इज टू फोर इज टू सिक्स इज टू फोर इज टू वन। कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ सारे रेशियो को लिखना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं सारे रेशियो की लिस्ट आपको आज दे देती हूँ ग्रुप में, आप उसको नोट डाउन कर लेना एक जगह। ठीक है बेटा। 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एंड देन लास्ट वाला 1। समझ में आया ना? एक ये आप देख लो, सेट ऑफ वेरिएशंस देखो। ठीक है, पूरा रेंज ऑफ वेरिएशंस आपको जो दिख रहा है, बढ़िया इमेज है, शो कर रहे हैं। ठीक है, वेरी लाइट, वेरी डार्क, मुलेटोस, एंड देन आपका इंटरमीडिएट पूरे दिख रहा है। एक्सट्रीम्स आर मच रेयरर देन द इंटरमीडिएट वैल्यूज। अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना। Inheritance of character in which one character is controlled by many genes and intensity of character depends upon the number of dominant allele. किस केस में? पॉलीजेनिक ट्रेट के इनहेरिटेंस के केस में। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप इफेक्ट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। ये सब हम लोगों ने लिखा ही है, जस्ट ये फॉर्मूला लिखने के लिए यहां से आप लिख लो। ओके। 2n+1, n इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ पॉलीजीन। कितने पॉलीजीन इन्वॉल्व हैं? नंबर ऑफ पॉलीजीन बेटा। तो देखो आप स्किन के केस में आपने कितने पॉलीजीन इन्वॉल्व किए? चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं इनको। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। रेड और व्हाइट कर्नल का जो एग्जांपल आपने लिया उसमें 2 पॉलीजीन्स थे, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप 2n+1, 2 × 2 पॉलीजीन। ये एलिल है ना, दो दो चार एलिल है, और जीन कितने बेटा? 2। ओके, 2 × 2 + 1, टोटल हो जाएंगे 5 फिनोटाइप। 5 फिनोटाइप मिले थे आपको। फुल रेड, लाइट रेड, इंटरमीडिएट रेड, वेरी लाइट, एंड फुल व्हाइट। इज इट क्लियर? तो 5 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ पॉलीजीन जेनिक कंडीशन में, देखो मैंने बोला है 2 जीन भी पॉलीजेनिक होता है, नंबर ऑफ पॉलीजेनिक कंडीशन में कितने फिनोटाइप मिलेंगे, और आपका कोई वो पढ़ा हुआ चीज नहीं है तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, जितने जीन बोलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई देन +1। अब स्किन कलर में कितने थे? हाइट में कितने हैं? हाइट देखा हमने, क्या देखा था? स्किन कलर देखा था। तो 3 देख रहे थे हम, 6 एल देख रहे थे। 3 × 2 6 +1 7। तो हमें कैसे मिल रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7। 1:6:15, 20:15:6:1। यही मिल रहा था बेटा, कल देखा था हमने। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, और हम बता रहे हैं उसको रिलेट कर लेना, रिवाइज कर लेना एक बार। तो प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलिल से हम डिफाइन कर रहे थे कि क्या हमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखेगा।
मुलेटो मैंने बताया एकदम डार्क निग्रो और व्हाइट के बीच का कॉम्बिनेशन, जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो उनकी बेबी होती है दैट आर मुलेटोज। क्लियर है? बेल शेप का ग्राफ ये भी क्लियर होना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी आई है वो आपको दिख रहा है 20, 15, 6, 1। 6, 1, 15 दो बार है, 20 एक बार है, तो ये तीन हो जाएंगे आपके। एक बार इधर दिख रहा है, एक बार इधर दिख रहा है, सिंपल। इसलिए आप ग्राफ को कैसा बोल रहे हो? बेल शेप, घंटी के शेप का है। ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ तक क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ऐड कर लेना, वो फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके। अब बेटा देखो, जो मेंडलिज्म हम लोगों ने देखा वो 1866 में उन्होंने सबमिट किया हुआ था। ठीक है, तब तक तो ना क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी, ना माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, ना सेल डिवीजन की डिस्कवरी हुई थी। तो इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर तब तक देखना पॉसिबल नहीं हुआ था। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। क्रोमोसोम की डिस्कवरी जो हुई है वो है 1878 में। जो जीन की डिस्कवरी है दैट इज इन 1900, शायद 7, 9 के करीब की है। ठीक है, मतलब बाद में ही है। टर्म जीन जो दिया हुआ था दैट इज गिवन इन 1909 में। ओके बच्चा, तो जो इस तरीके की नॉलेज आई वो अब आ रही है जब सटन, बवेरी, बैटसन, कॉरेंस ये सब लोग वर्क कर रहे हैं 1900 से लेके ह्यूगो ड्यूब्रीज, ये सारी चीज, शमार। ठीक है, और 1910 तक। तब आपको बीच में क्या डिस्कवरी हो गया? क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया, माइक्रोस्कोप आ गया, सेल डिवीजन पता चल गया। तो नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। और आप पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस किस पे देख रहे हो? डीएनए के बेसिस पे क्रोमोसोम से देख रहे हो। ओके, तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि क्रोमोसोमस, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। Chromosomes and genes are present as pair in diploid cell. We know homologous pair of chromosome, एक मदर से एक फादर से, टोटल डिप्लॉयड। ये कहानी चल रही है अपनी। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तभी आप होमोलोगस पेयर को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे हो। और ये आपको कहाँ दिखता है? एनाफेज 1 में। ये भी एमसीक्यू है, सब पढ़ाया हुआ है बेटा। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर क्रोमोसोम नंबर टू डिप्लॉयड कंडीशन। तो जो आप ये हाफ हाफ है अगर ये फ्यूज करेंगे तो फिर से वापस 2n जाइगोट बनता है। तो वी कैन रिलेट कि ये चीजें जो हो रही हैं यही मेंडल के फैक्टर्स थे। यही चीजें मेंडल ने जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। विदाउट द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियस एंड, मतलब न्यूक्लियस तो हो गया था डिस्कवर, विदाउट द डिस्कवरी ऑफ जीन, क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन रीस्टोर करता है। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पॉइंट है। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्लेम्स it is the chromosome that segregates and assort independently assortment and law of segregation, जो कि लॉ था किसका? मेंडल का। किसने दिया था? कॉरेन ने। किसने प्रेजेंट किया था? बैटसन ने। तो बैटसन ने फिर अदर एग्जांपल्स भी देखे, अदर टेस्ट्स देखे, अदर ऑर्गेनिस्ट पे भी उनको टेस्ट किया। तब उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि हाँ भाई, ये भले वेरिएशंस आ रहा है, आपको डेविएशंस मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटल मेंडल जो कह के गए थे वही है। ओके, और उसका बेस्ट रिवॉर्ड मेंडल को क्या मिला कि जीते जी जिनकी बात नहीं सुनी गई थी वो आज की डेट में फादर ऑफ जेनेटिक्स जाने जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात थी कि इतनी बैटसन वगैरह ने, कॉरेन ने इतनी हाईफाई डिस्कवरी की, लेकिन क्रेडिट उन्होंने दिया मेंडल को। तो अब हम देख रहे हैं कि जो फैक्टर की बात थी वही चीज है यहाँ पे भी है। क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, जीन्स आर इन पेयर, एलिल। ठीक है, जो कंट्रास्टिंग फीचर की वो बात कह रहे थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे वो जीन का लोकस निकला। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मेयोसिस सो दैट एलिल्स आर सेग्रीगेटेड। मैच कर गई पॉइंट मेंडल से। Meiotic products have one of each homologous chromosome but not both.
आप गैमेट बना रहे थे तो कभी अभी आपने बोला कि मैम ने बोला है आपको कि आर आर एक साथ जाएंगे? आर आर है तो भी एक आर यही होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो जीन एक साथ नहीं जा सकते, मतलब दोनों एलील एक साथ नहीं जाएंगे। बट नॉट बोथ। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जिसको आप लोकस बोल रहे थे। होमोलोगस क्रोमोसोम, जिस दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे जीन का लोकस सेम हो, जीन का एड्रेस सेम हो। ओके, किसने दिया था? सटन एंड बॉवेरी ने। किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया? मॉर्गन ने। सब क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेंडेलियन से क्वेश्चन आएगा, एक आपको आफ्टर मेंडेलियन पोस्ट मेंडेलियन से आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, इनसे तो क्वेश्चन आते ही हैं। क्या मैच कर रहे हैं हम इससे कि मेंडल के जो फैक्टर थे, जैसे उन्होंने कैपिटल ए स्मॉल ए लिया, तो दैट फैक्टर आर जीन्स। उसी तरीके से दो होमोलोगस पेयर हैं क्रोमोसोम के, और जब आप एक कैरेक्टर की बात करते हो तो आप एक जीन की लोकस की बात कर रहे हो। ठीक है, ये दो क्यों दिख रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड है, डुप्लीकेटेड है। ओके, सटन एंड बवेरी पोस्टुलेटेड इंडिपेंडेंटली इन 1902। मेंडल का वर्क कब रीडिस्कवर हो चुका था? 1900 में। किसने किया था? ह्यूगो डिव्रीज, कॉरेंस एंड शेमार्क ने। ओके, द क्रोमोसोमल theory of inheritance, the theory states that the genetic information is carried by the genes that are part of chromosome. तो अब यहाँ पे जीन और क्रोमोसोम की बात हो रही थी, बट स्टिल जीन का जो टर्म आया था वो 1909 में आया था। ओके बच्चा, क्लियर है? रिलेट हो रहा है? साइंटिस्ट थे जोहानसन, विलियम जोहानसन शायद पूरा नाम था इनका, विलियम जोहानसन, हाँ करेक्ट। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो सीक्वेंस अभी क्या चल रहा है? 1900 1909 के बीच में ही 1903 6 7 इस तरीके से डिस्कवरी चलती रहेगी। दैट आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर होगी? तो मेंडल के फैक्टर और क्रोमोसोम में आप कंपैरिजन देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है कि पेयरिंग ऑफ कैरेक्टर है, पेयरिंग ऑफ जीन्स है, यस यहाँ पे भी है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन है, दो कैरेक्टर आपस में सेग्रीगेट कर रहे हैं, दो एलिल आपस में सेग्रीगेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं एनाफेज वन में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, हाँ अगर दो क्रोमोसोम पे अलग अलग कैरेक्टर होंगे तो एक कैरेक्टर दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होगा और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएगा। बट इफ देयर इज लिंकेज देन देयर इज चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, एक कैरेक्टर एक क्रोमोसोम पे होगा, आज उसको समझेंगे, तो उसके असॉर्टमेंट के चांसेस परसेंटेज में निकलेंगे कि कितनी परसेंट चांस है। तो हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी शो कर रहा है यहाँ। ओके बच्चा, कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। क्लियर है? तो रिलेटेड चल रहा है। अब आ जाओ एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में ओपन कर लो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो दो ईयर दिया हुआ है यहाँ पे, मार्क कर लो। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, सबमिट किया था 1865 में, पब्लिश हुआ था 1866 में एनसीईआरटी की। तो भाई क्या बात है। बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। रीडिस्कवरी होगी फिर। फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एज इट इज नाउ इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। आपने ऑलरेडी ये सारी बातें की हुई हैं। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड, एक वर्ड आप और लिख लो, एलिमेंटे। ओके, अगर पूछ रहा है कि मेंडल ने क्या टर्म दिया था और वहां पे एलिमेंटे आपको दिखे तो दिस विल बी तो योर प्रायोरिटी। मेंडल ने उसको क्या टर्म दिया था? एलिमेंटे। Okay. Secondly, his concept of genes or factors in Mendel's work as stable and discrete
यूनिट्स, डिस्क्रीट यूनिट मतलब जैसे जीन का एक पर्टिकुलर लोकेशन है ना बेटा, उस तरीके से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट यूनिट। मैथमेटिकल होता है, डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट इक्वेशन निकालना होता है उसमें। दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स and of the pairs of allele which did not blend with each other. Okay, was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. ओके जो सब वो कह रहे थे उसमें उन्होंने ब्लेंडिंग की बात नहीं की थी। और जैसे मैंने बताया कि नोगेली ने उनको एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट के सीड भेजे और उस पे भी वो अटेम्प्ट नहीं हुआ, उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उन्हें खुद ही लगने लगा था कि उनका जो वर्क है वो सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट वर्क है। Thirdly, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new. Statistical analysis आपने देखा था कि first time हुई थी to many of the biologists of his time. बायो वालों को मैथ पढ़ाओगे, आप मैथ के पेपर दोगे तो वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे? Okay, finally, though Mendel's work suggested that factors were discrete unit, ये question है बेटा statement, he could not provide any physical proof for the existence of factor or say what they were made up of. क्या है वो फैक्टर, किससे वो जीन ट्रांसफर हो रहा है, किससे वो इंफॉर्मेशन जा रही है, इस तरीके की कोई भी बात मेंडल नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन नाउ यू नो द सेल डिवीजन, यू नो द मियोसिस, तो यू कैन रिलेट इट। ओके, वो क्या कह रहे थे? मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम्स एग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म? रिकॉल करना है आपको मियोसिस फेज वन, मियोसिस का, मियोसिस फर्स्ट और टू। मियोसिस फेज वन में आप जीवन जी टू में क्या देख रहे हो? जीवन में डुप्लीकेशन होता है एंड जी टू में आपका पूरा तैयारी होता है। अब ये इमेज देखो, क्या फालतू की इमेज बना रखी है, इधर डुप्लीकेटेड दिखाया है। हाँ ओके, एस में डुप्लीकेट होता है, सही दिखाया है। जी टू, ठीक है, तो जी टू में आपकी प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन होगा एम फेज के लिए। और उसके बाद, अब एस इसमें दिखाया नहीं था ना, इसलिए मेरे को एकदम से लगा जी टू में क्यों दिखा रहा है। तो फिर वो एम फेज के लिए जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। एम फेज में आपको पता है प्रोफेज में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होना है, बाकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। फिर सेग्रीगेशन होगा। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होती है, लेकिन हाँ क्रोमोसोम एक साइड चले जाते हैं एनाफेज वन में, और एनाफेज टू में दूसरा होमोलोगस पेयर एक साइड चला जाता है। एनाफेज टू में स्प्लिटिंग हो जाएगी क्योंकि सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर से ज्वाइंट होगा स्पिंडल एपरेटस, तो दोनों में स्प्लिटिंग हो गई, तो ये न्यू डॉटर क्रोमोसोम बन जाएगा, ये न्यू डॉटर क्रोमोसोम, ये न्यू डॉटर क्रोमोसोम, ये न्यू डॉटर। ओके बेटा, इज इट क्लियर? रिलेट हो रहा है सब कुछ, अभी इसमें बड़ी बात नहीं है, बेसिक्स है सेल साइकिल के। In 1900, three scientists, De Vries, Correns, and von Schirmacher, independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of character. देखा हुआ है ये सब भी पॉइंट हमने पहले। ओके, also by this time due to advancement in microscopy, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. साइंटिस्ट देख सकते थे सेल डिवीजन को। Okay, this led to the discovery of a structure in the nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. तो सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन हो गया। These were called chromosomes. इन्हीं को हमने क्या बोला, जो कंडेंस्ड होते हैं उन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो कलर ले सकते हैं, क्रोमा मीन्स कलर, सोम मीन्स बॉडी, कलर्ड बॉडी हो गया, सिंपल, ये सब सेल चैप्टर में पढ़ रखे हो। एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। ओके, by 1902, ये historical point of view से important question है बेटा, the chromosome movement during meiosis had been worked out.
क्रोमोसोम के मूवमेंट की भी बात होगी, मतलब वो मेटाफेज पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आ रहे हैं, वो एनाफेज में स्प्लिट होके वापस सेंट्रियोल की तरफ जा रहे हैं एनिमल के केस में। ये सारी डिस्कवरी हो गई। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law. रिलेट कर रहे हैं वो कि क्रोमोसोमल मूवमेंट की जो बातें दिख रही है सेल डिविजन में, वही कहीं ना कहीं जीन के मूवमेंट से रिलेटेड है। इट इज जस्ट लाइक कि आप कार के अंदर बैठे हुए हो तो यू आर जीन एंड कार इज क्रोमोसोम। ओके, वो सीट आपकी लोकेशन है उस पर्टिकुलर कार के अंदर। आप आगे की सीट पे बैठे हो तो आप एक आर्म पे हो, आप क्रोमोसोम के पी आर्म पे हो सकते हो, क्यू आर्म पे हो सकते हो। पीछे की सीट पे बैठे हो तो आपकी अपनी एक लोकेशन है। ड्राइवर की सीट पे आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपकी एक लोकेशन है। तो जस्ट रिलेटेड। समझ में आ रही है बात? इज इट क्लियर? रिकॉल दैट। बेटा क्लियर है सबको? कहानी चल रही है अभी, ठीक है। रिकॉल दैट, वो खुद ही बोल रहा है, रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में एक ही साइकिल चलती है, एमफेज ही होता है सिर्फ, और उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो और जो क्रोमोसोमल नंबर है माइटोसिस मियोसिस में, डिफरेंस ये है कि माइटोसिस एन में भी हो सकता है, 2n में भी हो सकता है। ये इक्विलिटोरियल डिवीजन है तो 2n हमेशा 2n देगा, n हमेशा n देगा। जो पूरी बॉडी की ग्रोथ है दैट इज डिपेंडेंट ऑन माइटोसिस। मियोसिस में हम जानते हैं कि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, इसलिए कभी एन में मियोसिस नहीं होती है। मियोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 2n या 4n, टेट्राप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड हो सकता है, बट एन में नहीं होगा। देयर इज नथिंग लाइक हाफ एन कंडीशन। और रिडक्शनल मतलब 2n से n हो गया तो इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ओके, द important थिंग्स टू रिमेम्बर are that chromosomes as well as genes occur in pair. दोनों क्या है? पेयर में है। अंडरलाइन कर लो। द टू एलिस, राइट करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने में बेटा ये सब क्वेश्चन लेंदी बन जाते हैं, सारे आपको स्टेटमेंट पढ़ने पड़ते हैं। द टू एलिस ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स, एक सेम लोकेशन पे, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। इफ आई सेड कि भाई एक जेन स्टीलो है, ठीक है, कोई भी आप कार ले लो, और दूसरी भी उसकी जेन स्टीलो है, दो गाड़ी हो गई, दोनों कौन सी है? जेन स्टीलो है। और एक ड्राइवर सीट पे एक बंदा बैठा है और एक उसके बगल में बंदा बैठा है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही बात कर लें तो दोनों जेन स्टीलो है, दैट इज कॉमन। दोनों के आगे की तरफ दो दो सीट है, दैट इज कॉमन। तो इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन क्या हुई? होमो। इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन क्या हुई? होमो। सेम वे में कहानी क्या है? आपके क्रोमोसोम की कहानी है। ये एग्जाम्पल मेरे अभी अभी बेटा जनरेट हुआ है और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जनरेट हुआ है। देखो सेम कहानी है, मदर से क्रोमोसोम आ गया, फादर से क्रोमोसोम आ गया, होमोलोगस है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लोकेशन है जीन 1 का, जीन 1 की लोकेशन है, यहाँ पे हम कह रहे हैं जीन 2 की लोकेशन। और सेम इसमें भी जीन 1 की लोकेशन है, जीन 2 की लोकेशन। तो ये क्या हो गया? दीज आर होमोलोगस। कई बार बता चुकी हूँ ये चीज में। ओके बेटा, अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है। A comparison between the behavior of chromosomes and genes, A and B column। अच्छे से पढ़ना है, ये लेंदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लेंदी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। क्रोमोसोम एंड जीन, कंटिन्यू 2 क्लास हो जाती है ना, मेरी आवाज ही गड़बड़ हो जाती है। अभी 9-10 तक के क्लास ली, मेरे को ध्यान नहीं था कि तुम लोगों का अभी मॉर्निंग में है। They are occur in pairs, segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete। वही जो थ्योरी में लिखा है वो टेबल में है। Segregate at gamete formation and only one
of each pair is transmitted to a gamete. अगर हम कहें कि बेटा इस कार को बोलो कि ये बाएं मुड़ जाए, ये दाएं मुड़ जाए, तो इज इट पॉसिबल कि ये इसके अंदर की सीट भी इस साइड चली जाए, इसकी सीट इसके साथ चला जाए, इसकी सीट इसके साथ चला जाए? थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा सोचने में, लेकिन सोच के बताओ क्या ऐसा हो सकता है? दोनों सीट ये लिंकेज में जाएगा, लिंकेज जाएगा ये, ठीक है, मैं रिलेट कर दूंगी तुम लोग को आगे। तो जो सीट है वो कार के साथ ही जाएगी ना, तो जीन का सेग्रीगेशन हो रहा है, इसका मतलब क्रोमोसोम का भी सेग्रीगेशन हो रहा है, तभी जीन का सेग्रीगेशन हो रहा है बेटा। ठीक है, सीट कहाँ है? उस कार के अंदर, तो कार जिधर जिधर जाएगी उधर ही उधर तो सीट जाएगी, सिंपल सी बात। तो अगर कार का प्रूफ कर चुके हो कि कार की सीट इधर जा रही थी, तो ऑब्वियसली जिस सीट, वो सीट जिस कार में है, वो कार भी दाएं बाएं मुड़ गई। ओके independent pairs segregate independently of each other. ठीक है, one pair segregate independently of another pair. ये आप क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हो, जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हो, क्योंकि आप एलएल के लेवल पे बात करोगे, यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर रहेगा बेटा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है, सेकंड वाला जीन है। Can you tell which of these column A or B represent the chromosome and which represent the gene? How did you decide? कैसे डिसाइड किया? थर्ड वाले पॉइंट से डिसाइड किया बेटा, बताओ कैसे डिसाइड किया? मैंने तो पहले ही आंसर बता दिया था। जरा 30 सेकंड का पॉज लेके आप इस टेबल को फिर से पढ़ो अपने एनसीईआरटी में और देखो कि ये क्या कह रहा है, वो तुम कैसे डिसाइड कर सकते। जब आप जीन की बात कर रहे हो तो पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट होंगे ना बेटा, और जब आप इंडिपेंडेंट पेयर की बात कर रहे हो, इसका मतलब होमोलोगस पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो गया था। ओके, दो जीन के पेयर देखोगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको दो ट्रेट में मिला था, ये आप ध्यान में रखो, रिकॉल करो। तो दिस इज अबाउट द जीन एंड फर्स्ट वन इज अबाउट द क्रोमोसोम। बहुत बेकार स्थिति है। नहीं समझा? सुनो दोबारा, सुनो बेटा अच्छे से, देखो ध्यान से। यहाँ पे ब्लाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, दे डिडंट से अबाउट द विच वन इज ए एंड विच वन इज बी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखी है उस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपको दिया हुआ है कि कंपैरिजन करना है आपको बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एंड जीन, तो फर्स्ट पॉइंट आप पकड़ो, अकर इन पेयर, तो ये तो दोनों के लिए सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यू कांट डिफाइन कि दिस इज जीन और क्रोमोसोम। ओके, क्लियर? सेकेंड पॉइंट है सेग्रीगेट at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एक पेयर कौन सा जाता है बेटा? एक आपका क्रोमोसोम सेंट्रल सिस्टर क्रोमेटिड ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलो ठीक है, जीन इसी के ऊपर है तो उस पर भी यही स्टेटमेंट अप्लाई होगा, सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। अगर हम कह रहे हैं कि ये होमोलोगस था तो इसका जो एक पेयर है वो एक ही एक गैमेट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमने तो इतने सारे गैमेट बनाए और हम बार बार देख रहे थे कि टी टी के साथ नहीं जा सकता है। ओके, दोनों में से एक ही कैरेक्टर आएगा, बताया मैंने, ये प्रोसेस भी बताई कि दिस इज मेयोसिस। ओके, नाउ बात ये आती है, अब आपके पास थर्ड स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से पढ़ो एकदम।
थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब आपको ये इंडिपेंडेंट पेयर आइडेंटिफाई करना है। इसकी दो पॉसिबिलिटी है, इज इट जीन और इज इट क्रोमोसोम। ओके, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ये कहाँ आया था? ये आया था फैक्टर के केस में, जब आप टू पेयर की बात कर रहे थे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखा था कि एक क्रोमोसोम पे अगर आप एक पी प्लांट में आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हो, सीड शेप, सीड कलर को, तो सीड शेप और सीड कलर दो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। ओके, ओके बेटा, तो जीन सेग्रीगेट हो रहे हैं, जीन सेग्रीगेट हो रहे हैं, मतलब ये वाली कहानी बी वाली किसकी थी? जीन्स की थी। और यहाँ इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट हो गया, पूरी की पूरी इस क्रोमोसोम की जितनी भी सीट होंगी वो इस क्रोमोसोम से सेग्रीगेट होगी बेटा। तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट, जो पेयर आप बता रहे थे तो वो पेयर किसका था? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था। और यहाँ आप क्या स्टडी कर रहे हो? जीन के पेयर की स्टडी कर रहे हो। तो जीन का सेग्रीगेशन के लिए अगर आप डबल स्टडी करोगे तो आपको दो क्रोमोसोम चाहिए, जब तक वो एक क्रोमोसोम पे अगर लिंकेज नहीं होगा, बहुत दूर दूर होंगे, तो भी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, मतलब बहुत नियर बाई होंगे। अभी मैं आपको लिंकेज पढ़ाऊंगी ना, तब एक बार और ये बताती हूँ। अगर देखो, चलो यहीं पे सुन लो, अगर वगर क्या होता है, सुनो ध्यान से। एक कहानी सुनो यहाँ पे, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जीन के जो लोकेशन है एक क्रोमोसोम पे, वो कुछ इस तरीके से है। अभी सेंट्रोमियर वगैरह सब भूल जाओ, ठीक है। और मैंने इस जीन को नाम दिया ABCD, ठीक। और एक क्रोमोसोम के कंप्लीट सेट ऑफ जीन को ही लिंकेज कहते हैं। अभी आप इतना समझ जाओ कि ये पूरा क्या है? लिंकेज है बेटा। ये क्या है? लिंकेज है, एक लिंकेज एक क्रोमोसोम। अभी आते हैं हम लोग, लिंकेज पढ़े नहीं है ना अभी, इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने की बस कोशिश करो। मैं कह रही हूँ ये पूरा लिंकेज का सेट है, लेकिन कौन किससे कितना क्लोजली रिलेटेड है समझना। आप यहाँ पे सब ध्यान से सुनना। ए बी के क्लोजली है, ए डी के डिस्टेंटली है, सबसे दूर ए और डी है। तो मैंने तुम्हें क्रॉसिंग ओवर पढ़ाते वक्त मियोसिस के टाइम में बताया था कि क्रॉसिंग ओवर सेंट्रोमियर से लेके एंड तक कहीं पे भी हो सकता है, रैंडम हो सकता है, दैट इज नॉट फिक्स। याद आया? तो यहाँ पे चांसेस ए और डी के सेपरेट होने के कितने हैं? सबसे ज्यादा है। यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी वो सेपरेट होगा, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी वो सेपरेट होगा, यहाँ क्रॉसिंग हुआ तो भी वो सेपरेट होगा। नाउ व्हाट अबाउट ए एंड बी? सबसे रेयर चांस है ए और बी का। ओके, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा तभी ए और बी अलग अलग जाएंगे। आई बात समझ में बेटा? है? आ रही है बात समझ में? तो वो यही कह रहा है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी पेयर में है, जीन भी पेयर में है, लेकिन इंडिपेंडेंट पेयर, मतलब होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच ऑफ अनदर पेयर। तो यहाँ आप कंपैरिजन ऑफ जीन्स कर रहे हैं और वहां पे आप कंपैरिजन ऑफ क्रोमोसोम कर रहे हैं। फिर भी मैं इसको एक बार और चेक कर लूंगी, मुझे तो जो ध्यान आ रहा है वो यही रहेगा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। During anaphase of meiosis one, the two chromosomes pair can align at the metaphysic plate. इंडिपेंडेंट क्या है? meiosis one, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर कहाँ अरेंज होते हैं? देखो आपको ध्यान आना चाहिए, एग्जैक्ट मेटाफेज पे नहीं होते, इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे होते हैं मियोसिस वन में, ठीक है। माइटोसिस में यहाँ पे होते हैं, एग्जैक्ट इक्वेटोरियल पे आते हैं, इक्वी डिस्टेंस टू इक्वेटोरियल, लेफ्ट एंड राइट, दोनों होमोलोगस पेयर। और डबल डबल क्यों बनाया है? दोनों के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर।
To understand this, compare the chromosome of 4 different color in the left and right column. ठीक है, इमेज आएगा इन द लेफ्ट। कंपेयर करना है आप कि किस तरीके से ये सेग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पैटर्न को देख रहे हैं कि क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहेरिडेटरी। अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो जीन ऑब्वियसली सेग्रीगेट नहीं करेंगे। क्रोमोसोम गाड़ी है तो जीन उसकी सीट है। ओके, तो आपको ट्रैवल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए गाड़ी चलानी जरूरी है, सिर्फ सीट चलाने से नहीं होगा। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। To understand this, compare the chromosome of 4 different color in the left and right column. In the left column, possibility 1, orange and green is segregating together. But in the right hand column 2, the orange chromosome is segregating with the red chromosome. चलो कुछ इमेज है देखते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पे तुम्हारा पूरा सेग्रीगेशन दिखेगा। पॉसिबिलिटी 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। ओके, सेम पोल पे है। एंड पॉसिबिलिटी 2, 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम। लॉन्ग और शॉर्ट समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, जस्ट आर्म की बात हो रही है और कुछ नहीं है। एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी 1, एक बार मुझे देखने दो बेटा कंडीशन क्या लिया है। In the left column, orange and green segregating together. In the right column, orange chromosome is segregating with the red chromosome. Orange, red, and left में orange and green, orange and green, and orange and red. Okay, orange and green, orange and red. ठीक है। देखो क्या दिखा रहा है, मियोसिस फेज 2 आया। मियोसिस फेज 1 में आपने होमोलोगस पेयर को सेग्रीगेट कर लोगे, मियोसिस फेज 2 में स्प्लिटिंग होगा। तो इसका इसका 2 क्रोमोसोम, इसके 2 क्रोमोसोम सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड आपको एनाफेज 2 में सेग्रीगेट होंगे, मतलब टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे। ओके, तो जर्म सेल्स में आप क्या देख रहे हो कि इधर से ये 2 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, दिस वन एंड दिस वन, ये सेग्रीगेशन हुआ। ठीक है, सेपरेशन हुआ। तो ठीक है, इसी तरीके से तो चलता है, आपका क्रोमोसोम पे जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सेग्रीगेट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। डिफरेंट है ना। पहले जो देखो ये कहाँ से आता है, ये डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए से आता है। इसने अपनी कॉपी बना ली, इसने अपनी कॉपी बना ली, इसने अपनी कॉपी बना ली। फिर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में पूरा पैकाइटिन वाला स्टेप फॉलो करेंगे, जाइगोटिन वाला। ठीक है, लैप्टोटिन जाइगोटिन वाला पूरा स्टेप क्रॉसिंग ओवर लिंकेज वाला करेंगे। अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल क्रोमोसोम का मूवमेंट देख रहे हैं। ओके, तो उन सारे स्टेप के बाद जो एनाफेज मेटाफेज पे अरेंज होना है, और एनाफेज में जो सेपरेशन होना है, उसमें पहले में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है और दूसरे में क्रोमेटिड सेपरेट होती हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है एनाफेज 2 में, शॉर्टेस्ट फेज है। याद आया है बेटा? याद आई बात? तो ये यही कह रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहे हैं। क्रोमोसोम अपने आप को सेग्रीगेट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। इस क्रोमोसोम पे जो इंफॉर्मेशन थी, अभी हम क्रॉसिंग ओवर लिंकेज की, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं की है, तो इस क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन इधर आ गई। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस क्रोमोसोम पे क्या इंफॉर्मेशन थी, इस क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन इधर आ गई। अब आपको याद होगा तो बीच वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में वेरिएशन आता है। तो जो आपको कॉम्बिनेशन मिलता था सेल डिवीजन में, वो एंड प्रोडक्ट में 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते थे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 2 पेरेंटल मैच करते थे, मतलब ये देखो आपका पेरेंटल मैच हो जाएगा, ये पेरेंटल मैच है, और ये नए रिकॉम्बिनेशन होते थे। ओके बच्चा, तो सटन और बर्बेरी जब क्रोमोसोमल मूवमेंट एक्सप्लेन हो गया, मियोसिस एक्सप्लेन हो गई, तो वो इसी को लेके थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे रहे हैं
कि भाई जो कैरेक्टर है वो क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं, जो सीट है वो कार के अंदर है। आई बात समझ में? तो Saturn and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factor they carried. दो गाड़ियां एक साथ चल रही हैं तो वो गाड़ियों को अलग होना पड़ेगा, तभी जाके उसके जीन्स भी अलग अलग जा रहे हैं। ये Saturn and Boveri ने बोला कि दिस इज नॉट अबाउट द फैक्टर, दिस इज अबाउट द व्हीकल, एंड व्हीकल इज क्रोमोसोम, फैक्टर इज सीट। एम आई क्लियर? एलम बेटा क्लियर है? श्लेषा, फरिया, आयुष, निनाद, प्रतीक, समृद्धि क्लियर हो रहा है? श्वेस, श्वेयस, विदला, यश, इज इट क्लियर? अरे बस मियोसिस मियोसिस में उलझे हो, अगर मियोसिस वाले स्टेप नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर आई एम सॉरी फॉर दैट, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हम समझा सकते हैं, मियोसिस हम दोबारा थोड़ी ना पढ़ाएंगे, 3 बार ऑलरेडी मियोसिस आप कई जगह सुन चुके हो। क्रोमोसोमल काउंट, डीएनए काउंट, इतने इतने न्यूमेरिकल लगाए हुए हैं। चलो, फिर भी बोलोगे तो हम पढ़ा देंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन अभी कोशिश करो कि आ रहा है, और एक बार मियोसिस के फिजिक्स को मैंने इसलिए बोला था कल रिवाइज कर लेना। अब मुझे ये आइडिया नहीं था कि आज ही क्लास आ जाएगी आपकी, मुझे था कि मंडे को क्लास रहेगी। Saturn united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance. This is very very important line बेटा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे ही कोर्ट में लिखोगे, जब ये आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सब्जेक्टिव में आएगा तो भी आप ये लिखोगे, और ऑब्जेक्टिव में ये एज ए स्टेटमेंट आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो सटन ने फैक्टर के मूवमेंट को क्रोमोसोमल के मूवमेंट से अटैच करके आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम उन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं, इसलिए मेंडेलियन फैक्टर्स भी सेग्रीगेट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। ओके बच्चा, ये हाइपोथेसिस थी उनकी। ओके, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, दिस इज हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट, और ये साइंटिस्ट एनसीईआरटी में मेंशन है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ chromosomal theory given by the Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to the discovery the basis for the variation that sexual reproduction produce। इसी से फिर आया कि जो सेल के अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। अब डिस्कवरी होगी क्रॉसिंग ओवर की। आई बात समझ में? अब फोकस जाएगा कि ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो रिकॉम्बिनेंट के फॉर्मेशन से आ रहे हैं, और रिकॉम्बिनेंट हमेशा कहाँ पे बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है बेटा? क्लोन, आइडेंटिकल कॉपी। तो रिकॉम्बिनेशन नई कॉपी वेरिएशंस कहाँ होंगे? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। मॉर्गन वर्क विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज। अब ये आपका फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एंड नीट ऑल्सो। ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर, एक बार मैंने और बताया हुआ है इसके बारे में। दे आर फ्रूट फ्लाई, शॉर्ट लिविंग होते हैं। जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन का, दैट इज द सेम सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन ड्रोसोफिला। दैट्स व्हाई एज अ जेनेटिक, अब ह्यूमन पे स्टडी करने में बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा लाइफ स्पैन देखेंगे तब ह्यूमन स्टडी होगा, और हम प्लांट पे स्टडी कर नहीं सकते। तो हम नियर बाई जो हमारे क्रोमोसोम की सिमिलरिटीज थोड़ा भी शो कर रहे हैं, पैटर्न को शो कर रहे हैं, उस एनिमल को ले लिया एज अ सैंपल। तो आपको जैसे मेंडेलियन सिलेक्शन फॉर द पी प्लांट के बेनिफिट्स लिखने पड़ते हैं, प्लस पॉइंट लिखने पड़ते हैं, वैसे ही आता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों लिया गया, which were found very suitable for such studies। और हायर जेनेटिक्स में जितने भी जेनेटिक्स स्टडी एनिमल पे देखते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द स्टडीज का कंक्लूजन किस पे है? ड्रोसोफिला पे ही है। ओके बेटा,
दे कुड बी, पॉजिटिव पॉइंट अब इनके देखने हैं, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। आपको ग्रो करना होगा बेटा, एक हैचिंग जैसा बना के उसके बाद इनको हैचिंग करना पड़ेगा, इनको ग्रो कराना पड़ेगा। तो सिंथेटिक मीडियम में इजिली ग्रो हो रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, पहला पॉइंट यही होना चाहिए। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स 15 डेज पूछा जाता है क्वेश्चन में, यही नोट कर लो। अभी टेस्ट सीरीज जो बच्चे दे रहे थे उसमें भी आया था। मेलानोगास्टर का लाइफ साइकिल क्या है, तो उसके लिए पहले तो मेलानोगास्टर साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। ओके, तो लाइफ स्पैन कितना है 15 डेज। तो सिंपल एग, एग से ग्रो होना, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, मैच्योर हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज में गया और रिप्रोडक्शन किया और नई प्रोजनी आ गई, और नंबर ऑफ प्रोजनी बहुत ज्यादा होती है तो कुछ अगर मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब पॉइंट आते हैं इसके सुटेबल होने के लिए। एंड अ सिंगल मैटिंग could produce a large number of progeny flies. ओके बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक तो सिंथेटिक मीडियम में इजिली ग्रो कर सकते हैं, दूसरा लाइफ स्पैन कम है, तीसरा एक ही बार कॉपुलेशन, एक ही बार मैटिंग के रिजल्टेंट से आपको कई सारे प्रोजेनी मिल जा रहे हैं। ओके, also there is a clear differentiation of the sexes, मेल और फीमेल को आप मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंस कर सकते हो, और उनके सेक्स लिंक पैटर्न जो हम लोगों में भी होता है कॉमन, उसी तरीके से इनका पैटर्न है। तो स्टडी ऑफ सेक्स लिंक डिजीज, ऐसे डिजीज जो उन क्रोमोसोम पे है जो आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम उस पे प्रेजेंट है, तो वो डिफाइन करने में इजीली आपका पैटर्न कैसे चल रहा होगा, ह्यूमन में वो डिजीज कैसे ट्रांसफर हो रही होगी, उसको आप मेलानोगास्टर पे देख सकते हो। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास डेटाबेस होता है बेटा, हमें ये सब लिखना नहीं पड़ता है, हमारे पास कंप्यूटेशनल डेटाबेसेस हैं जिसमें मेलानोगास्टर के क्रोमोसोम और जीन की इंफॉर्मेशन, जीनोम की इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट दी हुई है। तो if you want to do some experiment on the chromosomal pattern, you can use those data too. ह्यूमन की जगह आप उसको भी देख सकते हो, बस पेपर पब्लिकेशन में क्या आता है कि मेलानोगास्टर का डेटा आपने लिया, और दिस कुड बी पॉसिबल, आपको छोटा डेटा मिलेगा तो आप इजिली उसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, और आपको उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ह्यूमन में भी ये कंडीशन देखी जा सकती है। Okay, there was a clear differentiation of the sexes. The male and female flies are easily distinguishable. Also, it has many types of hereditary variation that can be seen with low power microscopes. ठीक है, अब बेटा आपको छोटी सी फ्लाई है, उसके अंदर आपको कुछ वेरिएशंस देखने हैं, तो आप पावर माइक्रोस्कोप से देख के उसके वेरिएशंस को भी देखना चाहते हो तो आप इजिली देख सकते हो। ये सब क्या हो गए, मेलानोगास्टर के प्लस पॉइंट हो गए, क्यों चूज किया गया किसी को। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए एंड बी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर ये इमेजेस दिख रही है आपको, इसमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, कई सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं, इनके बॉडी पे फाइन हेयर्स दिखेंगे, इनके लेग्स दिख रहे हैं, इनके विंग्स भी दिख रहे हैं, इनके कंपाउंड आइज भी दिख रही है, इनके टेंटिकल्स भी दिख, मतलब आपको ह्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर दिखेगी जिसको आप इजिली स्टडी कर सकते हो एक छोटे से लाइफ स्पैन में। 15 दिन की साइकिल है, 15 दिन में पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, तो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का और मॉर्फोजेनेसिस भी शो कर रहा है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, याद आया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इस तरीके से साइकिल चलेगी। ओके, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, लार्वा का, लार्वा के थ्रू जो डेवलपमेंट होता है दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। याद आया, एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 1 2 3, एंड इसके बाद ये लगभग रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है, डेवलप हो जाता है 5 डेज के अराउंड, एंड उसके बाद रिप्रोडक्शन करेगा, तो आपको नेक्स्ट जनरेशन देखना होगा। तो आप मल्टीपल जनरेशन की स्टडी करना चाहते हो तो ऑब्वियसली जैसे प्लांट में आप बनियान ट्री को नहीं कर सकते, वैसे आप एनिमल के केस में आप ह्यूमन पे स्टडी नहीं कर सकते हो इजिली, यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग ईयर्स, एक ग्रुप ऑफ स्टडी चलेगी कि स्टडी करने वाला भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसके शिष्य, उसके स्टूडेंट के स्टूडेंट स्टडी करेंगे तब जाके 3 से 4 जनरेशन की स्टडी हो पाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रोसोफिला, इसको आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लें,
शॉर्ट एंड सिंपल लिखा हुआ है, स्मॉल इजी एंड चीप टू मेंटेन एंड मैनिपुलेट, शॉर्ट लाइफ स्पैन, आपको एक साइकिल में नहीं खत्म समझ आया तो 15 दिन का आपका टाइम वेस्ट होगा, आप दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस करो, दूसरी मैटिंग करा लो, आपको दिखेगा। और जब भी साइंटिस्ट ऐसे वर्क करते हैं वो पैरेलली कई सारे ऑप्शन ऑलरेडी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये 15 डेज वो वेट नहीं करेंगे, वो इसके पैरेलली ऑप्शन बना के रखेंगे, जो कोई 12 दिन में होगा, कोई 13 दिन में होगा, कोई 10 दिन में चल रहा होगा। Short lifespan produce large number of offspring. Development is external, indirect development. Availability of mutant variations available है. Lost of history, previous experiment and discoveries. और already इस पे स्टडी हो रखी है तो आपको बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू मिलता है, डेटा अवेलेबल है। अभी मैंने बताया ना, हम लोगों को डेटाबेस मिलता है ड्रोसोफिला पे। तो इफ यू वांट एनी जीन्स इन इंटरेक्शन टू लोकेट इन ह्यूमन, वी कैन फॉलो दैट पैटर्न कि हम ड्रोसोफिला के डेटा को देख के और वो पैटर्न हम ह्यूमन पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसको ह्यूमन पे देखेगा कोई तो फिर उसको या तो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव, या तो ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव, 4 पॉसिबिलिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाता है। जीनोम सिक्वेंसिंग हो चुकी है, ह्यूमन की भी हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी ऑलरेडी जीनोम सिक्वेंसिंग है, मतलब उसके पूरे जीन की नॉलेज है। होमोलोगस फॉर एटलीस्ट 75% ऑफ ह्यूमन डिजीज जीन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ह्यूमन डिजीज जीन के होमोलोगस जीन उसके पास प्रेजेंट है, तो उनमें म्यूटेशन मतलब अपने में म्यूटेशन, तो हमें बहुत क्लोजली रिलेटेड डिजीज जीन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है। फ्यूअर एथिकल कंसर्न, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा बेटा कि कितनी मक्खियां मर गई, इस पे कोई लीगल केस नहीं करने आ रहा है। ठीक है, आप 2-4 ह्यूमन पे स्टडी करने जाओगे या कोई और एनिमल, गाय पे करने चले जाओगे तो बवाल ही हो जाना है। ठीक है, घोड़े पे नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म है, जो बड़े बड़े हैं, उनकी लाइफ स्पैन और एथिकल इश्यूज भी हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्लाइज अगर डेथ हो जाती है एक्सपेरिमेंटल तो किसी को कोई एथिकल कंसर्न नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ पे खत्म हो गई आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें आपको बस रिलेट क्या करना है, बेस ये है कि फैक्टर जीन को रिलेट करना है क्रोमोसोम के ऊपर है। देयर इज सीट, देयर इज कार, सिंपल सी। सीट है इन द कार, ये है क्रोमोसोम थ्योरी। ओके, कार मूव कर रही है तो सीट मूव कर रहा है, ये कह रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सीट इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल, क्रोमोसोम जो ट्रांसमिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, पहले गैमिट में गया, गैमिट से फिर फ्यूजन के बाद जाइगोट में गया, एंड देन एवरी माइटोसिस डिवीजन, जाइगोटिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो माइटोसिस करके हर सेल के अंदर जा रहा है, तभी उस पर बैठी हुई सीट भी बार बार जा रही है, मूव कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में यही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ईयर याद रखना है, साइंटिस्ट याद रखना है, सैटर्न एंड वेवेरी ने हाइपोथेसिस दी थी, ये सारे पैटर्न को स्टडी किया था और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ड्रोसोफिला पे किया गया। ड्रोसोफिला के फीचर क्या है, दिस, इतना रेंज आपको याद रखना है। एक दो क्वेश्चन और ड्रोसोफिला से रिलेटेड आते हैं, वो मैं कराऊंगी जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी इस चैप्टर के, तब उस टाइम लास्ट लास्ट पोर्शन में कराएंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर के मिड तक भी नहीं पहुंचे बेटा, मिड पे आ गए हैं, समझ सकते हो इतना। ओके, तो बताओ और कंटिन्यू करें या इतना कवर कर लोगे, लिंकेज कल पढ़े। लिंकेज का एक हिंट मैंने दिया कि लिंकेज इज द फिनोमेना कि एक क्रोमोसोम पे अगर कई सारे जीन हैं तो वो जीन जीन एक दूसरे से लिंक हैं, क्लोजली लिंक भी हो सकते हैं, डिस्टेंटली लिंक भी होते हैं। ओके, जितने पास में होंगे उतना चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम होगा, और जो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ये सेग्रीगेशन से कैरेक्टर जा रहे हैं वो लिंक है इसलिए ही जा रहे हैं, एक क्रोमोसोम के कैरेक्टर एक पे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपस में लिंक है। तो एक इंट्रोडक्शन में 5 मिनट का देख रही हूँ, फिर मैं कल ऑफलाइन ही, हाँ बेटा वही मैं सोच रही थी, ऑफलाइन तो नहीं होगा, शायद ऑनलाइन ही चलेगा बायो, फ्राइडे सैटरडे सिर्फ ऑफलाइन हो सकता है। तो उस टाइम मैं एक बार ये क्विक रिवीजन, क्योंकि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ा सा देखेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे।
तो पहले थ्योरी थ्योरी खत्म करते हैं, फिर आपको लिंकेज के परसेंटेज, क्रॉसिंग ओवर के परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे एमसीक्यूज। ओके, तो कल करते हैं इसको कंटिन्यू। और लिंकेज क्वाइट एनफ है आपके कहाँ, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस, उसको देखेंगे और लिंकेज कवर हो जाएगा। ओके बेटा। और ऑब्वियसली लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, दिस इज द अगेन जो मेंडेलियन पैटर्न को एक्सेप्शन की तरह शो करता है, जो आपको बहुत सारे स्पीसीज में आप लिंक्ड जीन के बीच में, डिस्टेंटली लिंक्ड जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, या सेग्रीगेशन में उनके फ्लॉज, सेग्रीगेशन में तो कम फ्लॉज आएंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट में फ्लॉज आएंगे, देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चा, चलो बाय बाय। थोड़ा सा संडे एंजॉय करो, रिवाइज कर लो, कंटेंट प्रिपेयर करो अगले टेस्ट का। चलो बाय बाय।